नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के एक तरफ से सीएए कानून लागू करने के बाद अब विपक्षी पार्टी सत्ता पक्ष से कई सवाल पूछ रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक सीएए को लागू नहीं करने के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी पॉडकास्ट चैनल को आज इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उन्होंने कहा कि जो ये सीएए है ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहां से अफगानिस्तान, वहां से जो धार्मिक तौर पर पीड़ित अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें नागरिकता देता है। जो 1947 से लेकर 2014 के बीच में हमारे देश में शरणार्थी बनकर आए, हमारे देश में रह रहे हैं, उन्हें हम नागरिकता देंगे, उससे उन्हें वंचित नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो माएं, वो बहनें जिन पर अत्याचार हुए हैं उन्हें हम वंचित इस नागरिकता कानून से नहीं रख सकते। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में खास बातचीत में कहा है कि साल 1947 का वो विभाजन याद होगा। विभाजन इन लोगों ने नहीं किया था। पहले हमारा देश एक था, पाकिस्तान और भारत और तमाम देश, और साथ ही जब ये विभाजन हुआ उसके बाद जो हिंदू थे जो हमारे देश में आए, जो भारत में आए, उनसे वादा किया गया था कि आपको हम नागरिकता देंगे और आज तक नहीं किया गया। ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए हम उन्हें नागरिकता देंगे। वो लोग जो 80 के दशक में, 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में हमारे देश में आए हैं, उन्हें वंचित नहीं रखेंगे। इसी पर आज हमारी पूरी डिबेट होगी। तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, बातचीत करेंगे, डिबेट में आगे बढ़ेंगे। जो अलग अलग विपक्षी पार्टी हैं, साथ ही सत्ता पक्ष के जो हमारे गेस्ट होंगे उनसे भी हम क्लैरिफिकेशन लेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट देखिए कि आज सीएए को लेकर पूरे देश भर में डेवलपमेंट क्या है। उसके बाद अपने मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, फिर डिबेट में आके। सीएए आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएए के लागू होते ही जहां देश के कई हिस्सों में शरणार्थियों ने जश्न मनाया, तो वहीं विपक्ष ने इस कानून को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने खुद गृह मंत्री अमित शाह सामने आए। शाह ने अपने ही अंदाज में विपक्ष पर करारा प्रहार किया और हर सवाल का जवाब दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर एक नया वोट बैंक बनाने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के उजागर होने से केजरीवाल बौखला गए हैं और अपना आपा खो बैठे हैं। आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। गृह मंत्री शाह ने अपने इंटरव्यू में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी जवाब दिया। ममता ने केंद्र सरकार पर जानबूझकर रमजान से पहले सीएए को लागू करने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में शाह ने कहा, ममता बनर्जी बंगाल में तुष्टीकरण करना चाहती हैं। ইচ্ছা করেই কালকের দিনটা বেছে নেওয়া হয়েছে।
কারণ কালকে থেকে রমজান মাস শুরু হয়েছে, এটা আমরা বুঝি। বিজেপির খেলা হচ্ছে হিন্দুতে হিন্দুতে ভাগ করে দেওয়া, মুসলিমে মুসলিমে ভাগ করে দেওয়া। मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। आप खुद बंगाली हैं। बांग्लादेश से जो बंगाली हिंदू आए हैं, इनको नागरिकता देने के लिए एक कानून है। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए। अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी को भी घेरा। शाह ने कहा असदुद्दीन ओवैसी धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। शाह ने आगे कहा कि सीएए से देश के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी। सब सारी दुनिया को मालूम कि तरावी की नमाज शुरू हो रही, रमजान का महीना शुरू हो रहा, तो आप लोग एक मैसेज देना चाहते थे भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को जो 17 करोड़ की है कि अब आप लोग कागज निकालने की तैयारी करिए। पूरी दुनिया में सारा ब्लॉक मुस्लिम ब्लॉक माना जाता है, आप मेरी बात समझ कर चलिए। और सिया अहमदिया वो तो छोड़िए, मुसलमान को भी अधिकार है यहाँ एप्लीकेशन करने का। हमारे संविधान ने रास्ता खोला है, वो एप्लीकेशन कर रेफ्यूजी के तौर पर ना रेफ्यूजी के तौर पर नहीं, नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार इनकी भारत की सुरक्षा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हुए उसका निर्णय करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सभी आरोपों पर जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने विरोधियों पर इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की भी हिदायत दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि शाह के इस इंटरव्यू के बाद विपक्ष क्या जवाब देगा और सीएए पर जारी विवाद कब थमेगा। न्यूज इंडिया के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट। आपने हमारी छोटी सी रिपोर्ट देखी, आगे बढ़ेंगे। तमाम मेहमानों से आपको जल्दी से मिलवा देते हैं। हमारे साथ माधवी अग्रवाल होंगी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदेश भारद्वाज होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, स्वागत है आपका। निपुण आलम बयान है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ बैठे हैं, स्वागत। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। संजीव नसीर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं संजीव नसीर जी। अमित शाह ने एक प्राइवेट निजी जो पॉडकास्ट चैनल है उन्हें इंटरव्यू देते हुए बड़ा गंभीर आरोप लगाया उन्हें अरविंद केजरीवाल पर। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार, जब उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जब वो उजागर हो गया, उसके बाद वो अपना उन्होंने आपा खो दिया और अब सीएए को लेकर के अनाप शनाप बोल रहे हैं। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सीएए नागरिकता के हनन के लिए बना है। ये नागरिकता को प्रदान करने वाला कानून है, तो राजनीति ना किया जाए। जल्दी से संजीव नसीर, उसके बाद फिर हम चलेंगे कांग्रेस पार्टी, उसके बाद प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, जल्दी से। संजीव नसीर जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपने सवाल सुना? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ भारद्वाज साहब भी बैठे हुए, आदेश भारद्वाज जी, उनके पास हम जल्दी से चलेंगे। पीसीआर टीम जरा चेक करे आवाज क्यों नहीं आ रही, जल्दी से। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं आदेश भारद्वाज जी, अमित शाह जी का कहना है, उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है कि विभाजन पर कांग्रेस ने अभी तक कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा था विभाजन के वक्त कि जो लोग उस पार से आएंगे उनका हम स्वागत करते हैं, उनको हम नागरिकता देंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया और हमारी पार्टी अपनी वादे से नहीं मुकरेगी, वादे को पूरा करेगी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत गंभीर बात है। इस पर आपकी पार्टी का क्या कहना है? इस पर आपकी पार्टी का क्या टेक है? आदेश भारद्वाज जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आवाज आ रही है आपको?
आदेश भारद्वाज जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, हमारे साथ माधवी अग्रवाल हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। आपको आवाज आ रही है माधवी जी? जी हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। ठीक है, बार बार जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार एक ही सुर में एक ही नारा लगाया जा रहा है कि आप लोकसभा चुनाव के पहले इस कानून को लेकर के आते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, वोट को पोलराइज करना। क्या कहेंगे इस पर? देखिए प्रीति जी, बहुत अच्छी तरीके से ये सारी बातें चल रही है और बार बार आकर गृह मंत्री जी ने अपने विषय को रखा है। सीएए को लेकर जिस तरीके से भ्रांति फैलाने की कोशिश करे, जो कि बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से साफ है कि कानून के क्या प्रावधान है। कानून 4 साल पहले पास हुआ था और अब इम्प्लीमेंट में आ गया है। जनता के पास में इसकी सारी सूचनाएं जा चुकी है। ऑलरेडी फॉर्म जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो चुके हैं। लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन बावजूद इनके ये किसी तरीके से भी कुछ ना कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं या करना चाहते हैं जिससे लोगों में भ्रांति पैदा हो, लोगों में अराजकता पैदा हो, जानबूझकर धर्म की राजनीति की जा। मतलब कितनी विचित्र बात है। आप अगर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी की बात सुनिए तो ऐसा लगता है जैसे मोहल्ले की कोने की कोई आंटी जी होती है ना, वैसे बात करते हैं। चीज नहीं है कि मतलब वो जब बोलने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं माधवी जी, छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकना पड़ेगा, एकदम छोटे से ब्रेक के लिए। मैं आपके जो विचार हैं इस पर मैं पूरा सुनूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकेंगे, उसके बाद वापस आएंगे डिबेट में, जानेंगे तमाम गेस्टों का क्या कहना है सीएए के इस बवाल खाते मुद्दे पर। जल्दी से वापस आते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। समय बहुत कम है, जल्दी से गेस्टों के पास। माधवी जी, सबसे पहले आप जवाब पूरा कीजिए, उसका सैयद जवाद के पास, फिर 2 मेहमान। उम्मीद करते हैं आपको मेरी आवाज इस वक्त आ रही होगी प्रॉपरली। जल्दी से माधवी जी। जी, मैं वही कह रही थी कि एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और देश की राजधानी के मुख्यमंत्री हैं, उनको अपनी बातों की गरिमा रखनी चाहिए कि किस तरीके से बोलता है। वो एक मोहल्ले की आंटी जी जैसे बेमतलब की बात करें, जो सहजता किसी भी नागरिक देश का समझ सकता है, लेकिन केजरीवाल जी नहीं समझ पा रहे हैं और वो अपनी समझ के हिसाब से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कमाल की बात तो ये कि ये लोग सीएए का विरोध करते हैं और कहते हैं कि सभी धर्म एक समान है, और वही यूसीसी का विरोध करते हुए बोलते हैं कि सभी धर्म एक समान कैसे हो सकते हैं। मतलब कमाल की बात है कि ये राजनीति समय जो है माधवी जी, अब एक सवाल है। अब ममता बनर्जी कह रही है कि 2019 में आपने प्रावधान लेकर आते हैं, 2020 में आपने पारित कर देते हैं, उसके बाद 2024 में 4 साल आप लगा दिया आपने। अगर आपको इतना ही आप चिंतित थे अपने जो शरणार्थी हैं उनके लिए, तो आप 4 सालों में आप तब भी ये सोच सकते थे। टाइमिंग को लेकर के कह रहे कि अभी एंड टाइम पर जब लोकसभा चुनाव सर पे है तब आपने ये किया है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे, इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं प्रीति जी, अगर ये आपसे 6 महीने पहले भी लागू होता तब भी ऐसे ही रोते, इसके 1 साल पहले भी लागू होता तब भी ऐसे ही रोते। अब क्योंकि हमारी तरफ से, केंद्र की तरफ से जब बोला गया था कि जो जो प्रावधान लेने हैं या जो जो हमने बोले ये हमें करना है 370 हटाने से लेकर, चाहे जिस चीज को भी लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से अपनी कमर कसी थी, वो सारे उन्होंने काम करके दिखाए और अपने प्रोमिसेस पूरे किए। तो इसी तरह सीएए को भी लागू करना था, ये इंडिकेशन पहले से आ रहा था। ठीक है, सही है जवाब। जल्दी से, ये पास समय कम, एकदम छोटा। ठीक है, सबसे रिएक्शन लेना पड़ेगा। माधवी, मैं आती हूँ आपके पास। समय बहुत छोटा है, बहुत छोटे शब्दों में सबसे पहले आप अपनी बात रखिएगा। जल्दी से सैयद जवाद क्या कहना चाहते हैं, और साथ ही सीएए को लेकर, एक सेकंड, सीएए को लेकर जब देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि कोई संशय मन में मत रखिए, नागरिकता देना हमारा काम है, हम सीएए के जरिए नागरिकता नहीं ले रहे हैं, भ्रम मत फैलाइए, ये मत कहिए कि मुस्लिम खतरे में है। जल्दी से सैयद जवाद। नहीं, ये पाकिस्तान प्रेम है भारतीय जनता पार्टी का, कि वो पाकिस्तानियों से बार बार प्रेम करते हैं। कभी उनके लिए जो है शाल लेकर के जाते, कभी आम लेकर के जाते, कभी बगैर क्लियरेंस लिए पहुंच जाते हैं, कभी जिना की मजार पर जाकर के वहां कसीदे पढ़ते हैं। और तो और हमारे देश के अंदर पठानकोट होता है और उसके बाद ये आईएसआई को बुलाने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, मुझे लगता है जिन्ना की मजार पर जाकर के जिना के प्रवक्ता इनको लिखना चाहिए। और बताओ, सबसे बड़ी बात, आपके घर के अंदर भूखमरी है, आपके घर के अंदर रोटी नहीं है, आप चाह रहे हैं कि पड़ोसियों को पहले जाकर के जो है रोटी दी जाए, पहले आप अपने घर के अंदर देखें। तीसरी सबसे बड़ी बात, आप चाह रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर धर्म के आधार पर प्रताड़ना हो रही, उनको यहाँ पे बुला करके हम नागरिकता देना चाह रहे हैं।
तो भाई साहब अपने देश के अंदर भी प्रताड़ना होती है दलितों के साथ, तब आंखें बंद कर लेते हैं। अपने देश के अंदर जब बेटियों के साथ प्रताड़ना होती है तब आंखें बंद कर लेते हैं। अपने देश के स्टूडेंट के साथ जिस वक्त प्रताड़ना होती है तो आंखें बंद कर लेते हैं। अपने देश के अंदर किसानों के साथ जब प्रताड़ना होती है तो आंखें बंद कर लेते हैं। कहां चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संवेदनाएं? क्या सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए इनके लिए संवेदनाएं होंगे? अपने देश के लोगों को ये देते हैं गाली और पाकिस्तानियों के लिए बजाते हैं। बहुत छोटा समय कम है। संजीव नसीर आम आदमी पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि मैं आती हूँ माधवी जी, आपसे मैं रिएक्शन लूंगी जो भी सैयद जवाद ने कहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का यहाँ पर रुक जाना बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं कि जब से भ्रष्टाचार आप लोगों का उजागर हुआ है तब से केजरीवाल ने आपा खो दिया है और सीएए को लेकर लगातार भ्रम फैला रहे हैं और ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान के लोग देश में आ जाएंगे और हिंदू मुसलमान क्या कर रहे हैं। देश देख रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ सवाल पूछे देश के गृह मंत्री से। देश के गृह मंत्री के पास उनका जवाब नहीं था। वो आरोप प्रत्यारोप पे शुरू हो गए। बात अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है, बात देश की है। देश में लाखों करोड़ों नागरिकों की है, उनके हकों की है। आज देश के जो टैक्स पेयर हैं, देश के अंदर जो बेरोजगारी है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उनका, क्योंकि 10 साल में इनके पास कोई हल नहीं था। 10 साल में इन्होंने भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल किया। जिस तरीके से देश के आखिरी समय पे जब चुनाव सर पे आ गया, ये चुनावी राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। आज दिल्ली में देखा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के सामने जिस तरीके से पाकिस्तानियों का प्रदर्शन करवाया इन लोगों ने, ये पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। देश के किसान अगर दिल्ली में आना चाहते हैं तो उन पर गोलियां चलवाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप महिलाओं को क्यों भूल जाते हैं? हम अपनी उन माओं और बहनों को क्यों भूल जाएं जो पीड़ित है उन देशों में? उनको क्यों ना नागरिकता मिले? हमारे आदेश भारद्वाज जी जवाब देंगे इसका। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकना पड़ेगा, उसके बाद आदेश जी जवाब देंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में। आदेश भारद्वाज, जो मेरा सवाल था, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि उन महिलाओं को, उन माताओं को, उन बहनों को हम कैसे भूल जाएं जो इन 3 देशों में अल्पसंख्यक होने के नाते धार्मिक तौर पर प्रताड़ित की गई हैं और उन्होंने उस कटुता को झेला है। उन्हें नागरिकता तो देनी पड़ेगी, उससे वंचित नहीं करेंगे। इसे आप राजनीति से मत जोड़िए। आदेश जी। आदेश जी, चलिए माधवी जी जवाब दीजिए सैयद जवाद का जल्दी से। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये जो इस तरीके के प्रश्न उठा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान प्रेम जग गया। एक तरफ ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों को क्यों नहीं आप लोग शरणार्थी क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं आप लोगों को यहाँ पर सिटीजनशिप दे रहे हैं, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि इनका प्रश्न अपने आप में, अब इनका प्रश्न जो है वो पहली बात तो सवाल आपसे ये नहीं पूछा गया। आपसे ये पूछा गया इस देश के अंदर खुद भूखमरी इतनी ज्यादा, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, ये बार-बार यहाँ जॉब नहीं है, चीजें नहीं है, वहाँ के लोगों को बुला करके काहे के लिए आप उनको देना चाह रहे हैं भाई? प्रीति जी, एक बात अधिकार छीन करके आप उनको देना चाह अच्छा रहे हैं। माधवी जी को काउंटर कर दीजिए ना, थोड़ा सा 1 सेकंड दे दीजिए। 1 सेकंड 10 सेकंड नहीं, अनिपुर आलम बयान भी है, उनको भी बोलने देना होगा। आप लोग 10 सेकंड लीजिए, अपनी बात रखिए, काउंटर करिए, उसके बाद फिर उनकी पारी है। जल्दी से माधवी जी 10 सेकंड बोलिए। प्रीति जी, मैं बार बार यही बोले कि इनको एक से समझती होंगी, बार बार ये बोल रहे हैं आएंगे, आ जाएंगे, आ गए हैं, अभी नहीं आ गई, पहले से आए हुए हैं, सालों से रह रहे हैं, 50 में आए, 70 में आए, 80 में आए, पहले से अरे तो अपने घर पे रोक लीजिए उनको। भारत में जगह नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने घर पे रोक लीजिए। बोलना चाहती थी आपने कहा हर आदमी को सबको सबकी छत मिलेगी। 2022 को देश के प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर कहा था, क्या उनको मिली? क्या एक साथ नहीं संजीव नसीर जी, एक साथ नहीं। पैनल में महिलाएं सम्मान कीजिए, पैनल में महिलाएं सम्मान कीजिए प्लीज, पैनल में महिला सम्मान कीजिए। मैं सिर्फ भाजपा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देश की अपनी महिलाओं को सुरक्षा मिल गई क्या? देश की अपनी महिलाओं को नौकरियां मिल गई क्या? देश की महिलाओं को जो अधिकार है वो मिल गए? ठीक है, इसका जवाब आलम निपुण बयान देंगे, राजनीतिक विश्लेषक। जवाब दीजिए आलम जी, निपुण आलम बयान जी। जो है ये देश में भारी पड़ने वाला है। हाँ, मैं यहाँ पर 2-3 बातें, जो ये मुद्दा है, थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी हो, और भी मैं सभी प्रवक्ताओं की बात सुन भी रहा था। देखिए जो ये मुद्दा बेसिकली क्या है, इसमें हिस्टोरिकल, संवैधानिक और राजनीतिक तीनों मुद्दा है। मैं थोड़ा सा कांग्रेस को थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। एक्चुअली ये जिन्ना जी ने, जिसको जिन्ना जी को लेकर बड़ा लगाव हो रहा है, वो आ रहा है,
जिन्ना ने ये एक कमिटमेंट किया था 1948 में, अगर आप देख सकते हैं तो आप देखिएगा कि उनकी बाइट तक पड़ी हुई है, यूट्यूब के ऊपर भी पड़ी हुई है। उन्होंने कहा था कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनको हम सिक्योरिटी देंगे, सुरक्षा देंगे। और उसके बाद ये होता है कि 1950 में नेहरू और लियाकत अली समझौता होता है। इस समझौते के बाद ये तय होता है कि हम दोनों के बीच में क्या करेंगे, किसी भी तरीके से माइनॉरिटी को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और आप इस बात को देखिएगा आगे आगे क्या होता है। 1966 की बात है, निरंजन वर्मा जनसंघ पार्टी के कार्यकर्ता थे, सांसद थे, और इन्होंने विदेश मंत्री सरदार सोन सिंह से प्रश्न किया था पार्लियामेंट के अंदर। 3 प्रश्न किए, तो तीनों प्रश्न में ये बात पूछी गई थी कि नेहरू लियाकत अली समझौते की स्थिति क्या है। तो ये कहा गया था सोन सिंह जी के द्वारा कि जो स्थिति है, जो स्टार्टिंग से यानी कि 1950 से ही लगातार उल्लंघन हो रहा था। तो मेरा पूरा प्रश्न ये है, कांग्रेस के प्रवक्ता से प्रश्न ये है कि क्या नेहरू जी को भूल गए, क्या सरदार सोन सिंह जी को भूल गए, और जिन्ना का जो कमिटमेंट था पूरा नहीं करा पाए। और जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट के हिसाब से जब जियाउल हक की सरकार आती है पाकिस्तान के अंदर, एक लंबा पलायन, हालांकि पलायन नेहरू लियाकत अली समझौते के बाद ही हो रहा था, ये मेरा कमिटमेंट नहीं है, मेरी बात नहीं है, ये पार्लियामेंट के अंदर सरदार सोन सिंह का स्टेटमेंट है। आप जानकारी कीजिए। पहली बात। और लास्ट में एक बात कहूंगा, बस एक बात में बड़ा देर नंबर है, मैं इसको बोल दूं। ठीक है, बोलिए। दूसरा मुद्दा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, संवैधानिक मुद्दा है। मैं पूछता हूं, भारत की संसद में सरकार किसके पास में आज? बीजेपी के पास में। बीजेपी को पूरा राइट है आर्टिकल 11 के थ्रू कि वो इस प्रकार का अधिकार बना सकती है, इस प्रकार का राइट दे सकती है। और किसी भी तरीके से आर्टिकल 14 का अगर उल्लंघन की बात बार बार विपक्ष कर रहा है, तो मैं इतना पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेंगे कि क्या ये लेजिटिमेट करता है या नहीं, या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस तय करेगी। और लास्ट में बात ये है आम आदमी पार्टी से किस तरह से उन्होंने कह दिया कि जो बाहर से आए हुए शरणार्थी और रेपिस्ट होंगे, चोरी करेंगे, इनके मुंह से बात निकल कैसे गई? ये केवल मेरे लिए नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर इन्होंने बात बोली है, खास तौर से। और मुझे नहीं समझा क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या राजनीति कर रहे हैं, इतनी भी मानवता नहीं है कि कुछ भी बोल दे रहे हैं। इनको शरणार्थी और इनलीगल माइग्रेशन का अंतर तक नहीं पता है। क्या बात जवाब जल्दी से जवाब, सही है जवाब। उसके बाद आम आदमी पार्टी देखिए, देखिए अब आप यहाँ के माइनॉरिटीज की स्थिति भी देख लीजिए। भारत के माइनॉरिटी की स्थिति इस वक्त क्या है? 62% जो है माइनॉरिटीज के ऊपर हमले। भारत की माइनॉरिटीज की स्थिति ये है कि आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, इसका और तमाम तरह के प्रावधान के माध्यम से सुरक्षा दी गई है माइनॉरिटीज को। क्या पाकिस्तान में है इस तरह की सुरक्षा? बेकार की बात करने, कुछ भी कहते रहेंगे। सही जवाब। हाँ, जवाब दीजिए। काउंटर कर रहे हैं आपको, आलम निपुण बयान। आवाज आ रही है आपको? जी मेरे से पूछ रहे हैं? संजीव नसीहत जी जवाब दीजिए। जी प्रीति जी, मैं तो एक चीज जानना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि भी हमने ये कहा कि रेप और क्राइम बढ़ेंगे, ये तो देश के भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि रोहिंग्या के आने के बाद। लेकिन आपको भी तो घेर रहे हैं ना गृह मंत्री, आप लोगों को भी तो घेर रहे हैं, आपकी पार्टी को। वो कह रहे हैं कि खुद जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके 3 से 4 बड़े चेहरे जेल में, और वो बड़ा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपकी पूरी सरकार गिर गई है, उस पर जवाब देते नहीं बनता। वो कैसे बात करते हैं? आदेश भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का आवाज। अच्छा, एक बार आपके 1 सेकंड ओवरलैप मत कीजिए, मुझे चिल्लाने पे मजबूर मत कीजिए। मैं बहुत शांति से डिबेट कंडक्ट करती हूँ, प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं बहुत चिल्लाऊं। दूसरी बात यह है कि आपके साथ पैनल में एक और मेहमान है जो इतने देरों से, कम से कम आधे घंटे से उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। आपको आवाज आ रही है आदेश जी? अभी जी अब आ रही है। ठीक है आदेश जी, आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है एक निजी पॉडकास्ट चैनल को, सीए को लेकर के, उन्होंने कहा है कि आपको 1947 में जो विभाजन हुआ है उसमें कांग्रेस ने जो वादे किए थे, जब पार्टीशन में लोग इधर आए थे हमारी तरफ भारत में, उनसे कहा था आपको नागरिकता देंगे, वो वादा भूल गए, उन्होंने नहीं दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते, वो पार्टी नहीं, हम नागरिकता देंगे। उन लोगों को याद कीजिए, आप 47 के बाद 60, 70, 80, 90 में जितने लोग आए हैं उनका क्या होगा, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं। विभाजन कांग्रेस ने किया, ये उनकी मानसिकता थी, राजनीति उन्होंने किया, ये उनकी मानसिकता थी। बताइए, इस पर जवाब दीजिए।
प्रीति जी, विभाजन कांग्रेस ने नहीं किया, विभाजन ने बिखरे हुए भारत को एक किया। 536 रियासतें थी, उनको तोड़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत को बनाया जो है। किन परिस्थितियों में भारत को आजादी मिली और आरएसएस का क्या उसमें रोल था, ये लोग तोड़ने वाले थे। जो तोड़ने वाले हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए नाखून तक नहीं कटवाया, वो आज देशभक्त बन रहे हैं। ये झूठा प्रोपगंडा करते हैं और झूठे प्रोपगंडे से देश को बरगलाना चाहते हैं। जिन्होंने 2014 में वादे किए, वो अपना एक वादा उनको ध्यान नहीं है। 1973 के अंदर एक कट ऑफ डेट थी, उस डेट से पहले जो भी व्यक्ति भारत में आया उसको नागरिकता मिलेगी, ये प्रोविजन किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। इनको सिर्फ और सिर्फ किस तरह से लोगों को बरगलाया जाए, लोगों के अंदर नफरत फैलाई जाए, लोगों को किस तरह से बांटा जाए। 75 साल तो आपकी सरकार थी ना, उसके बाद क्यों नहीं किया? 47 के बाद से इतने सालों तक 2014 तक आपके पास लंबा टेन्योर बचता है। मेरी आवाज भी थोड़ी सी प्रीति जी, हमने किया ना कि हमने देश के अंदर 80-20 नहीं किया, हमने देश के अंदर नौजवानों को रोजगार दिया। हमने देश को दुनिया का सबसे कमजोर और गरीब देश था, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाया। हमने चोरी नहीं की, हमने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जैसे पैसे को, करप्शन को जो है लीगलाइज नहीं किया। हमने करप्शन को लीगलाइज नहीं किया। के बारे में भी तो नहीं सोचा ना देश जी, शरणार्थियों के बारे में भी आपने नहीं सोचा। माधवी जी बोलिए। और सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े-बड़े आरोप हैं, उस पे चर्चा नहीं होती। ये इसीलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए लेके आते हैं। माधवी जी, उसके बाद आलम जी। प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। जो इन्होंने वादे 2014 जल्दी से माधवी जी, समय नहीं है, उसके बाद मैं आलम बयान के पास चली जाऊंगी। जल्दी से। झूठ का नाम इन्होंने नया दे दिया, गारंटी। ठीक है आदेश जी, सुन लीजिए माधवी जी क्या कहती है। ठीक है, सुन लीजिए, बोलिए माधवी जी। देखिए प्रीति जी, इन लोगों को पहले तो घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच में अंतर को समझना पड़ेगा। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि रोहिंग्या मुसलमान आके यहाँ पर खून खराबा करेंगे, बलात्कार करेंगे। अरे भाई, आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि रोहिंग्या मुसलमान है कौन? रोहिंग्या मुसलमान तो घुसपैठी है, जिनकी आपने बस्ती बसा के रखी दिल्ली के अंदर में। और हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो लोग माइनॉरिटी है, दूसरे देशों में रहे, मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप जो बोल रहे थे, मैं बोल अच्छा, उनको बोलने तो दीजिए। अच्छा ठीक है, उनको बोलने दीजिए। संजीव जी मेरी रिक्वेस्ट है। संजीव जी मेरी रिक्वेस्ट है। संजीव जी, अच्छा ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं माधवी जी के बाद तुरंत आपको मौका दूंगी। माधवी जी कंप्लीट कर ले, उनका वर्जन आप नहीं सुनेंगे तो आप काउंटर नहीं कर पाएंगे, उनको सुनना जरूरी है। बोलिए माधवी जी। देखिए प्रीति जी, जब ये बोल रहे थे, मैं किसी को भी बीच में इंटरप्ट नहीं कर रही थी, लगातार बीच में बोलते हैं। मैं बार बार एक बात बोली कि रोहिंग्या मुसलमान के साथ आप शरणार्थियों को कैसे जोड़ सकते हैं? शरणार्थी जो है वो देश, दूसरे देशों में सताए हुए लोग हैं। कौन से देशों में? जहाँ पर माइनॉरिटी के तौर पे वहाँ पर रहते हैं। और बार बार अभी आपके सामने जो विश्लेषक है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया कि ये तो प्रावधान सीए तो पहले से था, इसमें कुछ प्रोविजन जो है वो चेंज करके, कुछ इसमें संशोधन करके इसको लागू कर दिया गया। ये तो सीए तो पहले से ही। और जब जिन्ना की बात इन्होंने मुझे पहले सबसे फर्स्ट में बोली, इन्होंने मतलब एक तरीके से मुझे पेश किया, तो इनको ये समझना चाहिए कि जिन्ना ने भी यही बात बोली थी, जो कि ऑलरेडी अभी आपको सोशल मीडिया पे कहीं पे भी मिल जाएगी उनकी बाइट। तो आप लोग सिर्फ काउंटर करने के लिए आए हैं, आप लोग ब्लेमिंग करने के लिए आए, लेकिन आप लोगों को ज्ञान ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। आपके जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है, वो किस तरीके से सीएम बोल रहे हैं कि भाई ये लोग आ जाएंगे। आए नहीं है, ये ऑलरेडी रह रहे हैं हमारे देश में, और रहने के बाद इनको वो दर्जा दिया जाता है जिसमें वो अपनी इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। ठीक है, आपने संजीव नसीर जल्दी से अपनी बात। संजीव नहीं, आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी संजीव नसीर। उसके बाद आलम जी मैं तुरंत आती, बस एक मिनट दीजिए। इन्होंने प्रावधान किया कि 2014 से पहले के जो लोग हैं उनको ही नागरिकता देंगे। जो 2014 से लेकर 2024 के बीच में आए हैं, उनका अभी आपने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री के बाद जो प्रदर्शन हो रहा था, आपके मीडिया वालों के सामने उन्होंने बोला कि हम 4 साल पहले आए हैं, अब 8 साल पहले आए हैं। तो उनका क्या करेंगे ये लोग? पूरी तरीके से देश के अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अपने लोगों को आप सुन लीजिए पहले सवाल सुन लीजिए। अब अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि भाई आप
नागरिकता दे रहे हैं, अब वो लोग पाकिस्तान से आएंगे, वो सीधा सीधा, उन्होंने कल कहा, आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं यहाँ दंगे भड़काएंगे, ये चोरी डकैती करेंगे, रेप करेंगे। बिल्कुल भड़काएंगे प्रीति जी। जो आदमी के पास ना एजुकेशन है, ना रोजगार है, कौन लोग हैं, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, और ये दरवाजा खोल रहे हैं। देश पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वो सब चीजें पे रोक लगा रहे हैं और ये दरवाजा खोल रहे हैं। काउंटर आलम जी, निपुण जल्दी से काउंटर आपको। आलम निपुण काउंटर जल्दी से अब सुन लीजिए। हाँ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चुप कराइए जरा, उनको थोड़ा सा सुन लीजिए, हमारे भी बोलने का मौका दीजिए उनको। आम आदमी प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि 2013 में बोध गया में जो बम धमाके हुए थे वो करने वाले कौन थे। मुझे ये आप बता देंगे कि 2013 में जो गया के अंदर, उसमें कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर, और गया में जो धमाके हुए थे वो रोहिंग्या मुस्लिम थे या कोई और थे? इनसे पूछ लीजिए किस आधार पे ये हिंदू शरणार्थियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। थोड़ी भी शर्म हो केजरीवाल जी को तो थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि रेप और बलात्कार इस तरह का आरोप लगाते हैं हिंदू शरणार्थियों को। जिनको सब शर्म नहीं आती कि क्या आप लगा रहे रोहिंग्या मुस्लिम का समर्थन करने वाले, उनको फ्लैट देने वाले, हद होती है। किसी बात की कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कह देंगे कि 2024 तक 2025 तक मुझे दिख रहा है। आराम से अपनी बात रखिए, ओवरलैप मत कीजिए, ज्यादा चिल्लम चिल्ली मत कीजिए, वो आराम से। आप हिंदू में बोलना चल रहे बात को, आप एकदम हिंदू शरणार्थी का केस क्यों आप रोहिंग्या मुस्लिम के आराम से भी अपनी बात आप रख सकते हैं, आराम से अपनी बात रख सकते हैं। मुझे बता दें कि 2013। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, जल्द वापस आते हैं, वापस चलेंगे डिबेट पे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे सीए पे डिबेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का, वापस चलेंगे डिबेट में। जल्दी से हम माधवी जी के पास चलेंगे। माधवी जी, बहुत सारे सवाल, उसके जवाब आप दे नहीं पा रही हैं। क्या कहा आपने? बहुत सारे सवाल हैं, काउंटर और जल्दी से जवाब, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। वो कह रहे हैं कि आप बार बार एक ही सवाल है कि आप एक पर्टिकुलर, आप चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार क्या वोट पोलराइज करने की कोशिश सीएए के थ्रू कर रही है, क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय भी है, जिसके लिए ममता बनर्जी ने कहा है कि आप मतुआ समुदाय का नाम लेते हैं, आप कहते हैं हम उन्हें नागरिकता देंगे, जो कि उत्तर 24 परगना में जैसे ही ये लागू होता है वो नाचने लगते हैं। वो कहते हैं वो ऑलरेडी हिस्सा है देश का, वो देश के हिस्सा है और साथ ही वो वोट भी करते हैं, तो डबल सिटीजनशिप हम कैसे दे देंगे, बताइए। प्रीति जी, ममता बनर्जी के पास में पश्चिम बंगाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में सारे प्रदेश हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी निर्णय जो लिया है सीएए लागू करने के लिए, तो उसके पीछे केवल भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखकर या पश्चिम बंगाल की राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोग क्या कहेंगे ये सोचकर नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सीएए लागू किया है पूरे देश भर के उन शरणार्थियों के लिए जिन लोगों ने प्रताड़ना सहित के दूसरे देशों की और को अब अपने सम्मान के साथ जीने का एक मौका मिला। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपनी बात रख चुकी थी। 19 में ये जो है वो पास हो चुका था बिल, अब इम्प्लीमेंट में आ गया है। लेकिन रही बात राजनीति करने की, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव लोगों की बातें सुन रही हूँ, तो ये एकदम सामने से पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो रोहिंग्या मुसलमानों को तुलना कर रहे हैं शरणार्थियों के साथ, उन लोगों के साथ जिन लोगों ने प्रताड़ना झेली है। 18 लाख के आसपास की शरणार्थी है जो दूसरे देशों में, मतलब कौन से 3 देशों में जो हमारे पास के पड़ोसी राज्यों से आए हुए हैं, जो प्रताड़ना सहकर आए, और वो ऑलरेडी मुस्लिम बाहुल्य मतलब देश है, वहाँ पे मुस्लिम जो है, वहाँ पे वो माइनॉरिटी जो है, यही सवाल मेरा, माइनॉरिटी कौन है, हिंदू है, माइनॉरिटी कौन है, पारसी है, आलम निपुण बयान से वो लोग वहाँ प्रताड़ना झेलते आए हैं। आज उनको जब यहाँ पर देश में सम्मान के साथ जीने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि ये बिल पहले साल यही सवाल मेरा आलम, मेरा यही सवाल अब बार इम्प्लीमेंट जो किया गया उसमें कुछ फेर बदल किया गया। यही सवाल मेरा आलम निपुण बयान से भी है कि कई राज्यों में इसका विरोध हुआ है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल और असम में हुआ है। वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो यहाँ के शरणार्थी आप जिन्हें कहते हैं वो यहाँ के निवासी हैं और वो वोट भी करते हैं, तो आप डबल कैसे आप उन्हें नागरिकता दे दीजिएगा। साथ ही अब अमित शाह भी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है बांग्लादेश के जो बंगाली हिंदू हैं उनका अहित मत कीजिए, उनको नागरिकता दे दीजिए। हालांकि ये दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? देखिए, अगर संवैधानिक एंगल से देखते हैं तो हमारा संविधान भारत की नागरिकता लेता है कोई भी व्यक्ति, तो ऑटोमेटिकली दूसरे देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और सिर्फ इसका उल्टा व्याप कर दीजिए, ये कंडीशन लागू होती है।
पहली तो बात ये। और दूसरा, मैं इसको एक छोटा सा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ये मुद्दा किसी भी तरीके से धार्मिक मामला नहीं है, ये मामला है हिस्टोरिकल मामला। जो बंटवारे के समय लियाकत और नेहरू समझौता हुआ था, उस समझौते को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसमें धर्म का कोई मामला ही नहीं है। और एक बात जो रोहिंग्या की बात उठ रही है, देखिए रोहिंग्या के लिए दो बातें मैं पूछूंगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। पहली बात, क्या रोहिंग्या ने रखाइन आर्मी नहीं बनाई हुई है रखाइन स्टेट म्यांमार के अंदर? पहली बात हो। दूसरा, 2013 में जो बोध गया में बम ब्लास्ट हुए थे, वो किसके द्वारा किए गए थे? मुझे जानकारी देते। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने नाम दर्ज किए थे, वो किन के नाम दर्ज किए थे? तो इसको किसी बहुत छोटा रखिएगा, आदेश जी जवाब देंगे। आदेश जी जवाब, ठीक है, आदेश जी जवाब देंगे। एक लास्ट, हाँ लास्ट बोलिए, बोलिए निपुण जी, बोलिए। मैं लास्ट में ये कहूंगा कि जो तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस को तो इसमें खुश होना चाहिए कि नेहरू जी की बात को बीजेपी ने पूरा किया है। जल्दी से आदेश जी जवाब, आदेश जी जवाब। नेहरू जी के बनाए हुए बैंकों को भी डुबोने जा रही है सरकार जो है, ये भी ध्यान रखें। इंदिरा जी के बनाए हुए बैंकों, प्रीति जी, ये सरकार दिशाहीन है, ये सरकार देश को ध्यान में रख के, लोगों को ध्यान में रख के कोई फैसले नहीं लेती। इसने नोटबंदी करके 3 लाख से ज्यादा देश के सीएए पे बात कीजिए ना। वो कह रहे हैं कि क्या वो शरणार्थी जो 75 सालों से नागरिकता के लिए तड़प रहे हैं, उनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए? अब कहाँ घुमा रहे हैं बात? जवाब दीजिए। जैसे मैं नहीं आदेश भारद्वाज जी, जैसे मैं सवाल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से पूछ रही हूँ, सेम सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी। मेरा सवाल आपसे भी यही होगा, आप लोग क्यों इस मुद्दे से भाग रहे हैं? 2004 से 2014 तक 84,772 लोगों को डिपोर्ट किया। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आदेश जी, सीए पे मैं बुलाऊंगी उस मुद्दे पे आपको। सीए पे जवाब दीजिए। मैं कह रही हूँ 75 सालों से वो लोग जो शरण पाने के लिए तड़प रहे हैं, वो कहाँ जाए? विभाजन के बाद की बात कर लीजिए। हाँ, मैं आपको और आपके दर्शकों को यही बताना चाहता हूं कि इसी तरह से इन्होंने नोटबंदी पे वकालत की कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फैसला है, 2014 परिणाम देश ने भुगता। के पहले 1947 के बाद जो लोग आए देश, उनको नागरिकता कौन देगा? आपको 12 बजे जश्न मनाया था। आज जीएसटी से सारे देश का क्या हाल है? अच्छा ठीक है, इन्होंने चुनावी भाषण अब मैदान आने वाला, वहां दे दीजिएगा। ये चुनावी भाषण है, मैं किसी भी पार्टी को अलाउ नहीं करूंगी कि मेरे डिबेट में चुनावी भाषण नहीं दीजिए। आप सीए पे बात कीजिए। आदेश जी सीए पे बात कीजिए। अच्छा मेरी बात सुनिए। अच्छा मेरी बात सुनिए। आप नई चीज पे करा रहे हैं। अच्छा मेरी बात तो सुनिए आदेश जी। आदेश जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब 1947 के बाद से उनका आरोप है आपके ऊपर, उसको आपको खंडन करना चाहिए। वो कह रहे कि 47 के बाद जो लोग आए उनके लिए, उनको नागरिकता देने के लिए आप लोगों ने क्या किया? तो इसका सीधा आप आंकड़ा दे दीजिए, बता दीजिए, जवाब दीजिए। प्रीति जी, ये देश को बरगलाना चाहते हैं, हम बरगलाना नहीं फिर वही बात चाहते। है। ये कल की बात करना चाहते हैं, हम आज की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जब आपके पास आंकड़े नहीं है। नहीं सर, सॉरी। अच्छे दिन। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम मेहमान इस डिबेट में जो आए और उन्होंने सीए पर अपनी बातों को रखा। और आपने देखा कैसे सीएए को लेकर के फिलहाल देश भर में एक भूचाल सा है, लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का ये जो इंटरव्यू है बड़ा विस्फोटक है, कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि वो खुद विपक्षी वो लोग जो सीएए का विरोध कर रहे हैं उनको कटघरे में खड़ा करते हैं और साथ ही कई सवाल उनसे भी पूछते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और साथ ही देखना ना भूलें हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।